अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर 3। और जो चैप्टर 3 में जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस। मतलब आप FA1 पढ़ो, FA2 पढ़ोगे, F3 पढ़ोगे, F7 पढ़ोगे, SBR पढ़ोगे, AAA पढ़ोगे, जितने पेपर पढ़ोगे जिसमें फाइनेंशियल डिस्कस होगा उसमें आप डबल एंट्री पढ़ोगे। अगर आपको डबल एंट्री आती है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तो आपको सारे फाइनेंशियल पेपर्स बहुत इजीली आते हैं। समझ गए हो? इसीलिए इस चैप्टर को ट्राई करना, 2 दफ़ा देखना, एक दफ़ा भी देखो तो लेकिन गौर से देखना और प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर ये ऐसा चैप्टर है जिससे आप लोगों ने अपना दिल लगा के पढ़ना है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप लोगों को आ गया ना तो बस आप लोगों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने पेपर्स हैं ना वो बहुत गपशप होने वाले हैं। तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस। ठीक है, इसमें हम डबल एंट्री पढ़ने वाले हैं, लेकिन डबल एंट्री पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। उसके बाद हम डबल एंट्री पे जाएंगे। डबल एंट्री से पहले दुनिया में क्या होता था वो भी पढ़ेंगे, और फिर डबल एंट्री पे जंप करेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एलिमेंट्स पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक एसेट क्या चीज़ होती है। देखो, एसेट एक ऐसी चीज़ होती है, एक बिजनेस के लिए एक ऐसी चीज़ होती है जो या तो बाद में आपको फ्यूचर में बिक कर पैसे कमा के दे, या वो कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा बनाने में हेल्प करे जो कि बिके और बिजनेस को बाद में प्रॉफिट हो या सेल रेवेन्यू उनके लिए जनरेट हो या सेल इनकम जनरेट हो। अब फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस ने ये पेन खरीदा है बेचने के लिए। ठीक है, एक दुकान है, स्टेशनरी की शॉप है, उसका क्या काम है? पेन खरीदता है, पेन बेचता है। तो जब वो पेन खरीद लेता है, चाहे लोन पे खरीदता है चाहे पैसे दे के खरीदता है, जब उसने ये पेन खरीद लिया बेचने के लिए, जब तक उसकी इन्वेंट्री में, जब तक उसके पास ये पड़ा हुआ है, उसकी दुकान में पड़ा हुआ है, तो ये उसका क्या है? एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि ये फ्यूचर में बिकेगा और बिजनेस को सेल इनकम जनरेट करके देगा, सेल रेवेन्यू जनरेट करके देगा। सेल रेवेन्यू क्या होता है? मतलब ये जो बिकेगा, जितने का बिकेगा वो इस बिजनेस का सेल होगी, जो पैसे आ रहे होंगे वो रेवेन्यू होंगे। ठीक है, बिजनेस को बाद में प्रॉफिट जनरेट करके देगा। जब इसके ये बिकेगा, इससे जितने एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस होंगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बिजनेस है, उसके पास एक मशीन पड़ी हुई है जो कि पैकेजिंग कर रही है। मतलब उसके पास दूध आता है, वो पैकेट्स जो होते हैं उसमें वो दूध को कन्वर्ट करती है और फिर वो दुकान वाला भेज देता है आगे। अब उसके पास जो मशीन पड़ी हुई है जो कि दूध पैकेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो जब पैकेट जाके बिकेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा। तो मशीन क्या कर रही है? हेल्प कर रही है ना प्रॉफिट जनरेट करने में, सेल रेवेन्यू जनरेट करने में। तो वो मशीन क्या हो गई? उस बिजनेस के लिए एक एसेट हो गया। ठीक है, इवन दो कि वो मशीन नहीं बेचना, बिजनेस का काम मशीन बेचना नहीं है, बिजनेस का काम है दूध के डब्बे बेचना, लेकिन वो मशीन हेल्प कर रही है दूध के डब्बे बनाने में, तो मशीन क्या हो गई? बिजनेस के लिए एक एसेट हो गया। ठीक हो गया। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज जस्ट एक आम इंसान के लिए जैसे एक लोन है, इसी तरह बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी क्या क्या हो सकता है? अगर आपको क्रेडिट कार्ड का पता हो, क्या आप एक कार्ड बैंक से ले लेते हैं, आप जाके कुछ भी खरीदते हैं, आप उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का क्या मतलब होता है? आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं कटता, वो बैंक आपकी जगह पे करता है, और आप 1 महीने बाद जितना भी उनके साथ टर्म्स होती हैं उसके बाद आप बैंक को पैसे पे कर देते हो, जो भी आपने उनसे लिए होंगे, जो भी चीज़ें उस क्रेडिट कार्ड से खरीदे होंगे, वो जितना टोटल बनेगा आप बाद में बैंक को पे कर दोगे। तो वो क्या होता है? लोन होता है। इसी तरह बिजनेस में भी जो स्टेशनरी शॉप है, वो जहाँ से जाके पेन खरीदे, वो ने कहे यार मैं आपसे ये सारे पेन ना लोन पे ख़रीद रहा हूँ, मैं आपसे लोन पे ख़रीद कर आपको जब मेरा बिकेगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वो बिजनेस क्या खरीद रहा है? अपने लिए पेन तो खरीद रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? अपने लिए लाइबिलिटी बना रहा है, अपने लिए लोन बना रहा है, अपने लिए पेबल उसका अपना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या ज़्यादा हो रहा है? पेबल ज़्यादा हो रहा है। पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बाद में बिजनेस को ये वो करेगी कि उससे कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा। इकोनॉमिक मतलब इस बात का ये मतलब था कि बाद में बिजनेस से कोई ना कोई पैसे बाहर जाएंगे, या पैसे जाएंगे या कुछ भी जाएगा, लेकिन उस बिजनेस से बाहर जाएगा किसी और, जिधर से जिस पार्टी की वो लाइबिलिटी है उसको कुछ ना कुछ उस बिजनेस से आउटफ्लो होगा। मे बी वो बिजनेस जाके उससे पेन खरीद रहा है, उससे कहता है यार मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको शायद कुछ सर्विसेज दे देता हूँ इसके बदले। हो सकता है, क्या पता। देखें, अब एक ओनर है, उसका बेटा सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ठीक है, वो बिजनेस वाला जाता है, वो कहता है यार मैं आपसे ही पेन खरीद हूँ लेकिन मैं आपको इसके बदले एक सॉफ्टवेयर बना दूंगा। तो वो बिजनेस वाला कहेगा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। तो क्या हो रहा है? लेकिन मैं बाद में बना के दूंगा। तो वो क्या हो रहा है? इन रिटर्न एक लाइबिलिटी बन रही है, चाहे वो पैसे देने हैं या कुछ भी देना है, लेकिन वो क्या है? वो
लाइबिलिटी बन रही है और मोस्टली बैंक से बिजनेसेस लोन लेते हैं और जाके चीज़ें खरीदते हैं और बाद में बैंक को पैसे दे देते हैं, तो ये क्या होता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट है उसके बिजनेस के लिए। क्या मतलब था मेरी इस बात का? देखो, जब एक बिजनेस आप शुरू करते हो तो आप कुछ ना कुछ पैसे उसमें डालते हो, तो वो क्या होता है, बिजनेस का कैपिटल होता है। कैपिटल कहते हैं इंसान की इन्वेस्टमेंट को जो वो अपने बिजनेस में डालता है, ठीक है। या आप कैपिटल को ऐसी अमाउंट भी कह सकते हो, एक टाइम पे बिजनेस के पास जितने पैसे होते हैं उससे जब लाइबिलिटीज जितने लोन होते हैं वो पे कर दे और जितने पैसे बच जाएं वो उस वक्त बिजनेस का किसी भी वक्त उसका कैपिटल होता है। लाइक एक बिजनेस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है, ठीक है, और 20,000 रुपये के एसेट 20,000 रुपये के पेन खरीद लिए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेस ने ना 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किए, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, और जाके पेन खरीद लिए 1 लाख के, तो उसका क्या हो गया, वो एसेट हो गए 1 लाख के, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 1 लाख के पेन ही खरीदे, उसने साथ पेंसिल भी खरीदी 1 लाख की, लेकिन वो उसको कहा मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगा, मतलब लाइबिलिटी बनाई, तो अब उसका एसेट क्या हो गया, 1 लाख प्लस 1 लाख। अब आप कहोगे यार ये तो लाइबिलिटी पे थी, तो ये एसेट क्यों हो गया? ये एसेट इसलिए होगा कि उस बिजनेस वाले ने खरीद ली है पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल्स खरीद ली है, इवन दो के पैसे बाद में देगा, लेकिन क्या किया, पेंसिल खरीद ली है और वो पेंसिल्स बिजनेस को बिक कर प्रॉफिट देगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, ऐसी कोई चीज़ जो बिजनेस को प्रॉफिट दे, बिक कर या हेल्प करे प्रॉफिट बनाने में, वो क्या होगा, उस बिजनेस का एसेट होगा। तो पेंसिल भी उसकी एसेट होगी। अब एसेट क्या है, 2 लाख। अब कैपिटल इस बिजनेस का क्या हो गया, हमें पता है कि किसी भी वक्त बिजनेस में जो कुछ है उसमें से जब हम लाइबिलिटीज पे कर देते हैं तो आपका जो कुछ बचता है वो बिजनेस का कैपिटल होता है। अब 2 लाख का एसेट था, ठीक है, 2 लाख इस वक्त बिजनेस के पास जो टोटल चीजें पड़ी हैं 2 लाख की पड़ी हैं। 1 लाख के पेन, 1 लाख के पेंसिल, 1 लाख रुपए की पेंसिल के पैसे उसने लोन देना है। अब 2 लाख में से जब आप 1 लाख माइनस करते हैं तो किसी भी वक्त उस बिजनेस का 1 लाख रुपए लाइबिलिटी कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल इसे कहते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी है, मैं आपको आगे बताता हूँ, बड़ा आसान फार्मूला है, लेकिन खाली ये समझ लो कि कैपिटल क्या होता है, बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में। इनकम क्या होता है, इनकम इज समथिंग जो आप बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी, मतलब बिजनेस जिस काम के लिए बनाया गया हुआ है। अगर पेन बेचने का, स्टेशनरी का बिजनेस बनाया गया है तो उसका क्या काम है, स्टेशनरी बेचना। अगर कोई टेबल बेचने का, कोई फर्नीचर का बिजनेस है तो उसका क्या काम है, फर्नीचर बेचना। कोई रेस्टोरेंट है, उसका क्या काम है, खाना बेचना। तो जो भी उसकी एक्टिविटी है मेन, वो बेच कर, वो या कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई कार वॉश है, तो वो काम करके जो भी पैसे आते हैं वो उस बिजनेस की इनकम होती है। प्रॉफिट नहीं होता, इनकम होती है। याद रखना, इनकम और प्रॉफिट में फर्क होता है, ठीक है। इनकम से जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो फिर आपका बनता क्या है, प्रॉफिट बनता है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस नहीं माइनस करते तो वो बिजनेस की इनकम है, वो प्रॉफिट नहीं है। वो उसका ये नहीं है कि उसका ये प्रॉफिट हो गया, ये कमा लिया उसने। इट्स जस्ट सेल्स रेवेन्यू या इनकम। इनकम को सेल रेवेन्यू भी कहते हैं, मतलब सेल करके जो पैसे आएंगे वो बिजनेस क्या होती है, इनकम। ये स्टेशनरी शॉप जब ये पेन बेच रही है तो उसके पास क्या पैसे आ रहे हैं, वो पैसे अब सारे उसके प्रॉफिट तो नहीं है ना। कुछ पैसों पे उसने, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 10 रुपए का पेन बिजनेस को पड़ा हुआ है, ठीक है, दुकान वाले को, उसने आगे 20 रुपए का बेचा, तो उसके पास कितने पैसे आए, 20 रुपए आए। अब 20 रुपए उसका प्रॉफिट तो नहीं है ना, क्योंकि उसने 10 रुपए का तो पेन भी खरीदा था। 20 माइनस 10 जो पेन उससे खरीदा था, ठीक है, उसके बाद कोई एक्सपेंसिव हुए, वो बिजली जो दुकान की ऑन है उसके 5 रुपए बिल आ गया, ठीक है। अब टोटल कितने, 5 रुपए बच गए, ठीक है। अभी 5 रुपए क्या है, ये उसने कमाए हैं, ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या, सेल रेवेन्यू है, ये उसने सेल करके कमाया है, ठीक है। ये क्या, ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या, ये इनकम है। समझ गए हो मेरी बात? अब एक्सपेंसेस मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि एक्सपेंसेस कोई ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको करने में मतलब इनडायरेक्टली लगते हैं। लाइक इनडायरेक्ट क्या मतलब, आप दुकान पे बैठे हुए हैं, आपका काम है, स्टेशनरी वाली दुकान का काम है कि पेन बेचेगा। अब पेन बेचना तो उसका काम है, लेकिन वो पेन बेचने के लिए उस दुकान पे बैठेगा तो क्या करेगा, लाइट्स ऑन करेगा, गर्मी है तो पंखा लगाएगा, टेबल रखेगा, इसके अलावा कोई सेलमैन रखेगा। तो वो जितनी खर्चे लग रहे हैं इस पेन को बेचने के लिए, स्टेशनरी बेचने के लिए, वो उस बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर ये एक्सपेंसेस नहीं करेगा तो पेन नहीं बिकेगा, क्योंकि जब लाइट ही नहीं होगी तो एक कस्टमर आएगा तो उसका पेन नजर नहीं आएगा, वो खरीदेगा नहीं। कोई सेल मैन नहीं होगा तो वो
कस्टमर को बताएगा नहीं कि हमारे पास ये पेन पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर पंखा नहीं होगा तो कस्टमर आएगा, उसको गर्मी लगेगी तो वो आना छोड़ देगा उस दुकान पे, तो सेल नहीं होगी। तो एक्सपेंसेस ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस में सेल जनरेट करने के लिए। ठीक हो गया? सॉरी, मोबाइल थोड़ा सा हिल गया। अच्छा, अब आपको मैं दो किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताता हूँ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर वाले आपका रिश्ता लेके कहीं गए, किस तरीके से खुश होगा रिश्ते का सुन के? इस तरीके से ये चैप्टर पढ़ते हुए भी खुश हो। अच्छा, आपका रिश्ता कहीं जाता है तो वो रिश्ते वाले सबसे पहले क्या देखते हैं? वो सबसे पहले जब आपका रिश्ता उधर जाता है तो वो देखते हैं कि वो ख़ानदान किस पोजीशन पर है। ख़ानदान किस पोजीशन का मतलब देखो, आपके अम्मी अब्बू, जितना आपका ख़ानदान है, जितने आपके दादा चाचू, जितने आपके फैमिली है, उसमें आपकी फैमिली किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। लाइक मिडिल क्लास है, कितना कमा रहे हैं, किस तरीके का खाना है, घर अपना है, क्या है। वो सबसे पहले क्या देखते हैं, उस फैमिली की पोजीशन क्या है। ठीक हो गया? उसके बाद जब वो देखते हैं कि यार इस कंपनी की इस फैमिली की पोजीशन अच्छी है, उसके बाद वो देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, कमाता भी है कि नहीं, खाली अपने बाबा के खर्चे पे पल रहा है या कुछ कमा भी रहा है। अपने बाप के खर्चे पे तो कहीं नहीं पल रहा सिर्फ। तो वो क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि उस फैमिली की पोजीशन क्या है खानदान में। उसके बाद देखते हैं वो लड़का कितना कमा रहा है। जब आप एक रिश्ते में इस तरह का देख सकते हो, तो एक जो बिजनेस जिसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी कंपनी की क्या देखी जाती है, उसकी पोजीशन देखी जाती है कि उसके पास जो एसेट्स हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज हैं, वो किस पोजीशन पर हैं इस वक्त, कितने उससे पैसे लोगों को देने हैं, कितने उसके पास एसेट्स हैं, कितना उसके पास कैपिटल है। तो जब एक स्टेटमेंट जिसमें एक ऐसी शीट जिसमें ये लिखा होता है कि इस बिजनेस के ये एसेट है, इस बिजनेस की ये लाइबिलिटीज है, इस बिजनेस का ये कैपिटल है, उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उस बिजनेस का माली हिसाब से, पैसों के हिसाब से वो किधर प्रेजेंट है दुनिया में। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपके खर्चे जिसमें आपके एसेट्स बताए जाते हैं, जिसमें आपका कैपिटल बताया जाता है, जिसमें आपकी लाइबिलिटीज बताई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरीके से अब वो देख लिए कि यार खानदान इस जगह पे रहता है, इस जगह पे प्रेजेंट है, इस पोजीशन पर है। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि लड़का खुद कितने कमाता है। अब देखेगा बंदा कि ये बिजनेस कमा कितना रहा है। ठीक है, इसके पास इतने एसेट्स हैं, इसके पास इतनी लाइबिलिटीज हैं, अब ये बिजनेस कमा कितना रहा है, मतलब इसका सेल रेवेन्यू कितना है, ये बेच कितना रहा है, इसके पास इनकम कितनी जनरेट हो रही है, इसके एक्सपेंसेस कितने हैं, इसका प्रॉफिट कितना है। तो वो किस में देखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अंडर कंप्रीहेंसिव इनकम, इसमें देखा जाता है। अगर आपको रिश्ते वाली एग्जाम्पल समझ आ गई है तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। इसके अलावा 3 स्टेटमेंट्स और भी हैं, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल से FA1 में तो नहीं पढ़ा, नहीं, जब आपकी वो टाइम आएगा आई थिंक F3 में वो स्टार्ट होती हैं, तो F3 में आप लोग वो पढ़ लोगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और तीसरी ये एक और भी है, ठीक है, जिसमें डिस्क्लोजर नोट्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। तो टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन अभी आपके लिए कौन सी ज़रूरी है, सिर्फ 2 ज़रूरी हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और अभी आपके इस पेपर में ये इतना ज़्यादा कोई टेस्ट भी नहीं होंगी, ये सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए कि मैंने पढ़ा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होती है। ठीक हो गया? बहुत ईजी हैं दोनों। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है, देखा जाता है कि बिजनेस इस वक्त दुनिया में किस पोजीशन पर है, किस जगह पर स्टेट है, इसके जो पैसे हैं इसके पास कितना कैपिटल है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में देखा जाता है कि बिजनेस कमा कितना रहा है, इसके एक्सपेंसेस कितने हैं और इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद फिर वो कैपिटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। अब इसके बाद आपकी आएगी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, इस नाम से आपको पता चल रहा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, एक बिजनेसमैन, सबसे पहले आपको एक दुकानदार की एग्जांपल देता हूँ। एक दुकानदार एक दुकान बनाता है, आपके मोहल्ले में जो दुकान है, अगर वो दुकान जो सामान खरीद के लाया है और उस सामान के पैसे नहीं देता, तो जिससे वो सामान खरीदा होगा वो जब दुकान पर आएगा तो वो किसको पकड़ेगा, उस दुकानदार को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन वो किस जुमले में आता है, उसका बिजनेस सोल ट्रेडर, मतलब वो एक बंदा पूरा बिजनेस चला रहा है। मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ाया था, एक या बहुत सारे बंदे मिलके।
तो जब एक बंदा मिलके बिजनेस चला रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सोल ट्रेडर। अगर ये बैंक करप्ट होता है, मतलब इसका पैसे खत्म होते हैं, इसने जो चीजें खरीदी होंगी बेचने के लिए, किसी बिजनेस से खरीदी होंगी, और ये उनको पैसे नहीं देता, तो वो आएंगे और इसको पकड़ेंगे। ये नहीं कि वो आके दुकान को पकड़ेंगे, दुकान से कहेंगे मुझे पैसे दो, नहीं, वो इस बंदे से आके कहेंगे मुझे पैसे दो। लेकिन इसके अलावा अगर एक बंदा एक कंपनी बनाता है, रजिस्टर करवा लेता है, तो क्या हो गया, वो अब सोल ट्रेडर नहीं रहा। अब अगर उसकी कंपनी ने किसी को पैसे नहीं दिए तो उस कंपनी का जो सीईओ होगा या डायरेक्टर होगा या जो भी होगा, जो उसका मालिक होगा, उसके जो बंदे होंगे जिससे उन्होंने लोन लिया होगा, जो बैंक्स होंगे या किसी और दुकान से या किसी बिजनेस से लोन लिया, तो वो आकर उस डायरेक्टर को नहीं पकड़ेंगे, वो आकर उस बिजनेस के ऊपर केस करेंगे। यहाँ पर अगर सोल ट्रेडर में अगर वो पैसे नहीं देता तो वो केस किस पे करेंगे, इस बंदे पे करेंगे जिसकी दुकान है। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो वो किस पर केस करेंगे, कंपनी पर केस करेंगे, वो सीईओ या डायरेक्टर पर केस नहीं करेंगे। तो इसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस से, अपनी कंपनी से अलग है। कंपनी एक अलग इंसान है और वो जो बंदा है जिसका बिजनेस है वो एक अलग इंसान है। ठीक है, वो दोनों एक नहीं है। लेकिन सोल ट्रेडर में क्या होते हैं, वो एक होते हैं। ठीक है, बिजनेस को मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक या एक से ज्यादा बंदे जब मिलकर प्रॉफिट करने के लिए कुछ काम करे तो उसे कहते हैं बिजनेस। अब जब एक बंदा करता है तो उसे कहते हैं सोल ट्रेडर, जिसमें केस करेगा कोई बंदा आके तो वो मालिक पे करेगा। लेकिन जो कंपनी होगी, जो रजिस्टर्ड हो चुकी होगी, उस पे जब कोई केस करेगा तो वो उस ओनर पे नहीं करेगा, उस किस पे करेगा, कंपनी पर करेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर स्टॉक एक्सचेंज का पता हो तो पाकिस्तान में बहुत कंपनियां हैं जिनके शेयर्स बिकते हैं। आपको मैं भी कभी ज़िंदगी में सुना होगा, नहीं भी सुना तो आपने मेरे पास तुम हो ड्रामा देखा होगा, उसमें वो शेयर्स खरीद के अमीर बन जाता है। तो शेयर क्या होते हैं, एक कंपनी है जैसे XYZ, तो अब इस कंपनी के 100 शेयर हैं, तो वो 100 शेयर डिफरेंट लोगों ने खरीदे होंगे, 10 बंदों ने खरीदे होंगे, किसी ने 5 खरीदे होंगे, किसी ने 20 खरीदे होंगे, तब उसके कितने 10 मालिक हो गए, 10 मालिक हैं इस कंपनी के। अब कोई अगर XYZ किसी कंपनी को पेमेंट नहीं करता या किसी बैंक को पेमेंट नहीं करता, बैंक करप्ट हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, मतलब पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो जो बैंक वाला होगा वो आके किस पे केस करेगा, 10 पे केस करेगा? नहीं, वो आके XYZ पे केस करेगा और XYZ की जिम्मेदारी है इनको पैसे देना। इस 10 बंदों की जिम्मेदारी नहीं है। इवन दो कि इन 10 बंदों के पैसे भी डूबेंगे, जो इन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे उन शेयर्स की क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का भी पता है तो क्रिप्टो करेंसी जब डूबता है तो जिसने वो क्रिप्टो करेंसी खरीदी होती है उसके पैसे डूब जाते हैं। इसी तरह जिसने 10 शेयर खरीदा होगा उसके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन ये जो लोग होंगे, एक तो इनके इधर पैसे डूब गए, अब ये नहीं कि इन्होंने इनको भी पैसे देने हैं, नहीं, XYZ ने पैसे देने हैं किसी भी सूरत। अगर नहीं दे पाएगा तो वो एक अलग किस्से हैं, लेकिन वो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसे नहीं देने। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ये मैंने आपको बताया था कि कंपनी से जब ओनर अलग हो जाता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। अगर ओनर इस कंपनी से, देखो पहले तो आपको पता है स्टार्ट करेगा तो कैपिटल इंजेक्ट करता है, कैपिटल डालता है, इंजेक्ट करना का मतलब कैपिटल डालता है, इन्वेस्टमेंट करता है, या मे भी बिजनेस के दरमियान में कभी बिजनेस को पैसे चाहिए हो तो पैसे डाल दे, तो वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, जिसे कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस ओनर कहते हैं यार मुझे तो चाहिए मर्सिडीज़, और अब मर्सिडीज़ के लिए मुझे चाहिए 10 करोड़ रुपए, लेकिन मेरे पास है 5 करोड़, तो चलो मेरा बिजनेस वैसे भी प्रॉफिटेबल है, मैं इससे 5 करोड़ निकालता हूँ। तो वो 5 करोड़ जो बिजनेस से निकालेगा वो क्या होगा, उसे कहते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होती है ड्रॉइंग्स। क्या यूज होती है, ड्रॉइंग्स। इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स, बिजनेस से अपने पैसे ड्रॉ करना। ठीक है, जब एक ओनर अपने बिजनेस से, अपनी कंपनी से पैसे निकालेगा तो उसे क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स, और जब डालेगा उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। तो ये बात अपनी जहन में रखो क्योंकि ये वर्ड्स आगे यूज होंगे। अच्छा, डबल एंट्री तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन डबल एंट्री से पहले दुनिया में क्या होती थी, अकाउंटिंग इक्वेशन। आज भी BBA के बच्चों को अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत बहुत ईजी है, मैंने आपको समझा ही दिया ऑलमोस्ट। देखो, कैपिटल मैंने आपको कहा था, किसी भी वक्त बिजनेस का जो कैपिटल है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, किसी भी वक्त आप जाके बिजनेस में देखेंगे तो उसका कैपिटल किसके इक्वल होगा, उसके पास जो कुछ है तो वो क्या होगा, एसेट होगा। चाहे वो उसके पास कैश है, चाहे वो उसके पास कोई मशीनें पड़ी हुई हैं, या उसके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो भी पड़ा हुआ है उसके एसेट हो गए, या कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है उसके वो एसेट्स हो गए, माइनस
जितने उसने लोन लिए हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी वक्त कंपनी का कैपिटल किसके इक्वल होता है, जो भी कुछ उस कंपनी की मलकियत में है, माइनस जितने पैसे उसने लोगों को देने हैं, जितनी लाइबिलिटीज हैं उसकी। तो किसी भी वक्त बिजनेस का कैपिटल किसके इक्वल होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। और अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो ये जो इक्वेशन है ये रीअरेंज भी हो सकती है। लाइक अगर हम कैपिटल माइनस, अभी तक प्लस है ना, तो माइनस एसेट करते हैं तो ये माइनस लाइबिलिटीज़ की इक्वेशन बन जाती है। मतलब आप किसी भी वक्त इसको रीअरेंज कर सकते हैं, या लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये आप इक्वेशन किसी तरीके से भी रीअरेंज कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अब इसके नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। कोई एग्जांपल हो तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, कोई मज़े की एग्जांपल हो जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, जिसमें सब कुछ हो। मिल जा मिल जा मिल जा। अच्छा चलो ये पढ़ते हैं। देखो कुछ ट्रांजैक्शन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेट अप द बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग 150,000 इन कैश। क्या मतलब हो गया, एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख रुपए कैश डालने से। क्या हो गया, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो गई, कैपिटल। तो हमारी, मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा था इक्वेशन, एसेट माइनस लाइबिलिटी। देखो 1.5 लाख रुपए उसने डाले, ठीक है, 1.5 लाख रुपए उसने डाल दिए। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट समझो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। ये सिर्फ फाइनेंशियल में नहीं, आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन। जब कोई एक्शन होगा तो उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो दो ट्रांजैक्शन कैसे हो गए, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, तो दो हो गए। इसी तरह फाइनेंशियल दुनिया में भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, क्या होगा, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सेल हुई है, सेल से क्या होगा, सेल इनकम आएगी, एक इफेक्ट हो गया। पैसे आए तो पैसों से क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा, या आपके अगर कैश सेल हुई है तो आपका कैश ज़्यादा होगा, दो इफेक्ट हो गए। आपने कोई जाके इन्वेंट्री खरीदी है तो इन्वेंट्री खरीदने से क्या होगा, आपने पेनों की इन्वेंट्री जाके खरीदी है, मतलब बहुत सारे पेन जाके किसी से खरीदे हैं तो आपने पेन खरीदे, आपका एसेट ज़्यादा हुआ। अब ये पेन जो खरीदे हैं इसके बदले आपने पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका बैंक बैलेंस या आपका कैश बैलेंस सॉरी कम हो जाएगा। तो दो इफेक्ट हो गए। अगर आप कहते हैं हमने लोन पे खरीदे हैं तो क्या होगा, पेन आपके पास आए तो आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा हुई। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हुई, क्योंकि आपने लोन तो देना है ना। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है दुनिया में जिसके दो इफेक्ट ना हो रहे हों। जितना मुझे अभी तक नॉलेज है, कोई ट्रांजैक्शन मैंने आज तक नहीं देखी जिसके दो इफेक्ट ना हो रहे हो। तो आपको मैं इसमें बताता हूँ, आपको मैं साथ बताता हूँ कि किस तरीके से दो इफेक्ट हो रहे हैं। देखो 1.5 लाख रुपए कैश डाला, तो 1.5 लाख रुपए सबसे पहले क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो गई। साथ हम छोटा छोटा लिखते हैं। और ये 1.5 लाख रुपए जब बिजनेस में डाला तो बिजनेस का जो कैश बैलेंस होगा, जो उसका एसेट होगा। कैश बैलेंस क्यों एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में ये कैश बिजनेस को फायदा देगा। बिजनेस कुछ भी इससे खरीद सकता है, तो क्या फायदा देता है ना, कुछ भी खरीद के बेच सकता है। तो क्या हो सकता है, प्रॉफिट दे रहा है बिजनेस को, तो ये इसका एसेट हो गया। तो ये क्या हो गया, कैश बैलेंस 1.5 लाख रुपए। आप इस वक्त देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, बैलेंस है माइनस जीरो, तो बैलेंस हो गई 1.5 लाख 1.5 लाख। हमेशा किसी भी वक्त ये अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी। जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन का आप अगर डबल इफेक्ट यूज कर लोगे ना, डबल इफेक्ट समझ जाओगे, डबल इफेक्ट डालना सीख जाओगे, तो हर वक्त ये अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ रही होगी। देखो अगर मैं इसमें सिंगल इफेक्ट डालता, सिर्फ कैपिटल डालता और एसेट ना डालता, तो यहाँ 1.5 लाख होता लेकिन यहाँ जीरो होता, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ना होती। तो दुनिया में हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पेज को भी ऊपर करता हूँ तो सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर किया और ये वापस नीचे गया, तो इसका दूसरा इफेक्ट है। ये पेन मैंने गिराया है, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने इसको छोड़ा है, फिर ये आके गिरा है, तो दो इफेक्ट हो गए। इसी तरह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, एक इफेक्ट हो गया। अब आप लोग ये देखोगे और इसे सीखोगे तो ये दूसरा हो गया। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, परचेज प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 140,000 पे इन कैश। अब इस ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी क्या इंसान की,
प्रॉपर्टी में बैठ के जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करेगा, तो वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो उसका एसेट हो गया। प्रॉपर्टी खरीदी कितने की, 1,40,000 की, ठीक है, और कैश पे कर दिया 1,40,000 रुपये। अब कैश पे किया ना, तो बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ था एसेट में, तो माइनस, इसी से माइनस होगा। अब इस वक्त इस अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या बैलेंसिंग है, इधर 1.5 लाख है, इधर 1.5 लाख था, प्लस 1,40,000, 2,90,000 माइनस 1,40,000, तो क्या हो गया, वापस 1,50,000 हो गया। समझियो ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट का मतलब समझियो। देखो डबल इफेक्ट मैंने डाला है, जरूरी नहीं है कि दोनों इफेक्ट किसी एक जगह पे आए, ये दोनों इफेक्ट किसी अलग अलग जगह पे आए। देखो जब इसने कैपिटल इंजेक्ट किया था तो एक इफेक्ट इज इक्वल टू के इस तरफ आया था और एक इफेक्ट इज इक्वल टू के इस तरफ आया था। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में दोनों इफेक्ट इज इक्वल टू के इस तरफ हो गए, लेकिन फिर भी क्या, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त इज इक्वल टू के एक तरफ और दूसरी तरफ ही आए, एक तरफ भी दोनों ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। तो देखो प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो प्रॉपर्टी क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है, और कैश पे किया मतलब उसका कैश जो उसके पास पड़ा था वो कम हुआ है, तो उसका एसेट कम हुआ है, तो इसलिए मैंने माइनस डाल दिया और अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई। इधर फिर -0, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, 0 0। अच्छा, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 5,000 पे इन कैश। अब गुड्स खरीदे हैं, अभी गुड्स खरीदे हैं ना, बेच तो नहीं दिए ना, तो बेच खरीदे हैं, वो बाद में बिकेंगे, बिजनेस को प्रॉफिट देंगे, तो एसेट हो गया। अब 5,000 के गुड्स खरीदे और कैश पे कर दिया, तो अब कैश पे करना है तो 5,000 फिर माइनस करो, क्योंकि बिजनेस अपने जब कैश पे कर रहा है तो उसका जो कैश बैलेंस होता है, जो उसका कैश एसेट होता है वो कम होता है, ठीक है। मतलब अगर बिजनेस के पास पहले 1 लाख रुपए थे तो वो बिजनेस 1 लाख रुपए से फ्यूचर में प्रॉफिट निकलवा सकता था, चीज़ें खरीद के बेच के प्रॉफिट बना सकता था, तो ये बिजनेस का क्या था, 1 लाख रुपए का एसेट था। लेकिन अगर उसे 5,000 रुपये खर्च कर दिए तो अब बिजनेस के पास कितने 95,000 रुपीज़ रह गए, तो अब बिजनेस 1 लाख रुपए नहीं यूज कर सकता, उसके पास तो पड़ा ही 95,000 है, तो अब उसके पास कितना एसेट है 95,000, तो हमने 5,000 माइनस करके दिखाना है ना, तो वो मैंने 5,000 रुपये माइनस करके बता दिया, सिंपल। इसके अलावा डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स और सेम ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक हो गया। इसको आप लोग पढ़ लेना, एक दफ़ा खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी इसके अलावा मैं देखूँ कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हो बहुत नीचे ऊपर चला गया। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया। हाँ, मैंने आपको डुअल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन भी समझा दी है। अच्छा, डबल एंट्री हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से, और इंशाल्लाह अगर आपको ये समझ आ गई है ना तो आपको वो भी समझ आएगा। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समरी देता हूँ कि क्या है एक अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, किसी भी वक्त आप बिजनेस में किसी भी वक्त जाएं, उसका जो कैपिटल होगा वो बिजनेस का जो भी कुछ है, जितना कुछ उस बिजनेस में पड़ा हुआ है वो उठा लें और उसे माइनस कर दें, जितने पैसे उसने देने हैं लोगों को, तो जो वैल्यू आएगी वो बिजनेस का कैपिटल होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्टेशनरी की शॉप है, आप उस स्टेशनरी की शॉप में घुसो, आपको शाबाश शटर डाउन करो, डाउन किया, अब आपने एक एक चीज़ का हिसाब किया, टोटल आपको पता चला है कि यार जितने उसके पास स्टेशनरी पड़ा हुआ है जो उसने बेचना था वो 50,000 रुपये का पड़ा हुआ है, ठीक है, माल जो पड़ा हुआ है, जो माल हम कहते हैं जिसे, ठीक है, प्लस उसके पास शोकेस वोकेस पड़ा हुआ था 5,000 का, इसके अलावा उसके पास कूलर शूलर पड़ के इधर उधर की चीज़ें आपने ऐड कर दी, पंखे शंखे ऐड के 8,000 के, तो उसने आपने कहा इसके पास 63,000 रुपये के 63,000 के एसेट पड़े हुए हैं। अब बिजनेस वाले से पूछेगा बंदा कि यार मुझे बताओ आपने पैसे देने कितने हैं, आगे लोगों को कितने देने, वो कहेगा यार मैंने फला हाजी साहब को 10,000 रुपये देने, फला हाजी साहब को 8,000 रुपये देने, वो कहेगा टोटल मैंने कोई 20,000 रुपये देने। अब उस बिजनेस का उस वक्त कैपिटल, उस बिजनेस की उस वक्त वर्थ कितनी है, 63,000 माइनस 20,000 43,000। अब कोई बंदा अगर उस दुकान को खरीदना चाहेगा तो वो कितने पैसे देगा, 43,000 देगा, उससे वो दुकान खरीद लेगा। अब आप कहोगे यार उसके पास एसेट तो 63,000 के थे तो उसने 43,000 की क्यों दुकान खरीदी, क्योंकि उसने 20,000 रुपये देने भी हैं। जब वो बंदा हाजी साहब से दुकान खरीदेगा 43,000 की, तो 20,000 रुपये लाइबिलिटीज़ पे करेगा, तो इनडायरेक्टली उसे 63,000 की शॉप पड़ेगी।
लेकिन उसे पे कितने किए होंगे? 43,000 हाजी साहब को, पीछे लैपटॉप मेरा, 43,000 रुपीज़ हाजी साहब को पे किए होंगे और 20,000 रुपये आगे दूसरे हाजी साहब को पे किए होंगे जिनसे उन्होंने कर्ज लिया हुआ था। तो उसको दुकान 63,000 की पड़ेगी। जो एसेट उसके 63,000 के दुकान में पड़े थे वो उसको 63,000 के ही पड़ेंगे, वो उसको 43,000 के नहीं पड़ेंगे, वो उसको 63,000 के ही पड़ेंगे। लेकिन क्या होगा, 43,000 उसने जिस बंदे से दुकान खरीदी होगी उसको दिए होंगे और 20,000 रुपये उन लोगों को दिए होंगे जिससे उस दुकानदार ने कर्जे लिए हुए थे। तो वो जो 63,000 के एसेट उस दुकान पे पड़े हुए थे वो उसको पड़ेंगे 63,000 के। मैं आपको एक और बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि लोग गाड़ियां लेते हैं, लोन पे गाड़ियां ले लेते हैं बैंक से, ठीक है। एक गाड़ी की असली वैल्यू क्या है? 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख है। अब अली साहब ने गाड़ी ली हुई है बैंक से लीज पे, ठीक है। बहुत बहुत आम एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसकी जगह आप मोबाइल भी रख सकते हो। अली साहब ने ना ये 5 साल के लिए ली हुई है लीज पे और कहा हुआ है कि यार मैं आपको हर साल, बैंक को कहा हुआ है मैं आपको हर साल 10 लाख रुपए देता जाऊंगा। जैसे ही साल गुजरेगा मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, जैसे ही 5 साल गुजरेंगे तो ये गाड़ी के 50 लाख मैं पे कर दूंगा और ये गाड़ी बस मेरे नाम कर देता, ठीक है। अली साहब 3 साल बाद कहते हैं यार ये गाड़ी मैंने बेचनी है। अब जब अहमद साहब इनसे गाड़ी खरीदने आएंगे तो अली साहब ने कितने पैसे पे कर चुके होंगे? 3 साल पे किए होंगे, हर साल 10 लाख, तो 30 लाख पे किए होंगे। और अब कितने पैसे और देने होंगे बैंक को? 20 लाख, क्योंकि 50 लाख की गाड़ी थी और 2 साल रहते थे, तो 20 लाख बैंक को और पे करने हैं, समझ रहे हो। तो अब अहमद साहब गाड़ी कितने की खरीदेंगे? 50 लाख की गाड़ी। अली साहब को कितने पैसे देंगे? ऑब्वियसली 30 लाख देंगे ना। अब आप कहोगे भाई अहमद साहब के तो मजे हो गए, उनको 50 लाख की गाड़ी 30 लाख में पड़ गई। नहीं भाई, अगले 2 साल उन्होंने बैंक को भी 20 लाख रुपए देने हैं ना, तो इनडायरेक्टली अहमद साहब को गाड़ी वही 50 लाख की पड़ी। लेकिन उसमें से क्या हुआ, 30 लाख उन्होंने अली साहब को दिए और 20 लाख रुपए उन्होंने बैंक को दिए, तो टोटल उनसे कितने गए? 50 लाख। और कितने की गाड़ी आई? 50 लाख की। तो इक्वल हो गए, 50 लाख गए, 50 लाख की गाड़ी आई। लेकिन वो 50 लाख में से 30 लाख तो अली साहब को गए और 20 लाख रुपए गए बैंक को। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा इस लेक्चर को देखो, फिर भी नहीं समझ आती तो एक दफ़ा दोबारा देख लेना। दोबारा नहीं समझ आती तो आओ ग्रुप में व्हाट्सएप के और मुझे वॉइस मैसेज करो। मुझे आपको बीच में नज़र आ रहा होगा एडमिन, जो मेरा ही नाम होगा, मैसेज करो मुझे, मेरी अपनी पिक्चर है और मैं आपको वॉइस में, कॉल पे किसी तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा के रहूँगा। बाकी लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।